नमस्ते एंड हेलो एस्पायरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के जो वीडियो है हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं जो 2021 में जो आईएएस का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें जो जीएस 1 का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको हम लोग सिलेबस के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग का सिलेबस भी अच्छे से कवर हो सके, हम लोग जान सके कि आखिर सिलेबस में है क्या और हमारे दिमाग में सिलेबस बिल्कुल बैठ जाए। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके मदद से हम लोग कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छी धार दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग इस वीडियो को सिलेबस के साथ मैच करके हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चन आगे अपने जब रीडिंग कर रहे होंगे अपने किताबों को, अपने रिसोर्सेज को, तो कैसे उसकी मदद से क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इवेलुएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। आंसर इन 150 वर्ड्स। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स लिमिट का हमें ध्यान रखना है। दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्या चीज़, कि हमें जो टर्म दिया गया है कि उस पर कमेंट करना है या इवेलुएट करना है या एनालाइज करना है या फिर एग्जामिन करना है या क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहला वर्ड पे वर्ड लिमिट, दूसरा कि क्या कहने को कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा हम लोग जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कौन से सिलेबस के पार्ट से ये लिंक्ड है, कहाँ से ये उठाया गया है क्वेश्चन, सिलेबस के कौन से पार्ट से। तो जब हम लोग जीएस 1 का सिलेबस खोलेंगे तो उसमें जो हमारा भक्ति लिटरेचर है, तो आप इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंतर्गत जो इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स है, वहाँ से इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का यूज करते हुए हम अपनी तैयारी को कैसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है भक्ति लिटरेचर के बारे में, तो इससे हमें ये पता चल गया कि भक्ति लिटरेचर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम जब भी अपनी तैयारी को एनसीईआरटी इंडिया में अगर हम लोग तैयारी कर रहे होंगे तो भक्ति लिटरेचर पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा दिमाग तुरंत इस पर क्लिक करेगा। और दूसरा ये क्या पूछा जा रहा है कि पहले तो आप भक्ति लिटरेचर का नेचर बताइए, भक्ति लिटरेचर का नेचर बताना है। तो अब कैसे ही हम पता लगाएंगे कि भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरह की भक्ति लिटरेचर लिखी गई, किसने क्या लिखा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। किसने जो लिखा है वो किस सेक्ट के अंदर है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। और उस फिर दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है कि उसका जो इंडियन कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है वो पूछा गया है। तो कोई भी हम लिटरेचर पढ़ें तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखें, उसकी प्रकृति क्या है ये हम ज़रूर देखें। इस तरीके से हमारी तैयारी जो होगी बिल्कुल अप टू द मार्क होगी। चलिए, ये 10 मार्क्स की क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। इसको भी हमें 150 शब्दों में उत्तर देना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल डिफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो इसमें देखिए क्या है, हमें इसे पता चलता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से है ये। तो जब हम सिलेबस खोलते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, उसमें फिर है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, इश्यूज। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट से आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब या फिर कोई भी दूसरी किताब पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा इस बात को कि हमें ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पूछा गया है। कह रहा है कि इसका प्राइस और ग्रोथ को ट्रैक कीजिए, यानी कि किस तरीके से ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई और कैसे ये आगे बढ़ा देश में, उसको हमें जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि कैसे कैसे ये इसका आंसर हम दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारे दिमाग में बिल्कुल चीज़ें क्लियर स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा क्या लिखा है कि इसको विद रेफरेंस टू
यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। इससे ये पता चलता है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट था और ब्रह्मो समाज का मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको इसके कंटेक्स्ट में आंसर देना है इस क्वेश्चन में। तो हम इसी चीज़ को दूसरे जो समाज है जैसे प्रार्थना समाज है, देव समाज है, उसमें भी हम इसको कल के दिन में हम लोग क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज इन्होंने यंग बंगाल पे पूछा है, ब्रह्मो समाज पे पूछा है, तो कल को प्रार्थना समाज पे पूछा जा सकता है या फिर किसी और ज्योतिबा फुले की कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उस पर पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें आर्य समाज पे पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा। द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर इसका भी देना है हमें। इंग्लिश में है एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। आंसर इन 150 वर्ड्स। तो जो ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग सिलेबस से लिंक करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एक सिलेबस से हम लोग लिंक कर सकते हैं। जीएस पेपर जो 1 का सिलेबस है उसमें हम लोग लिंक कर सकते हैं। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री है उससे हम लोग लिंक कर सकते हैं। ये जो है इसमें जो आधार जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके इंटीग्रेशन में जो प्रक्रिया में जो प्रमुख जो प्रशासनिक मुद्दे थे और जो सामाजिक सांस्कृतिक समस्या थी उस समय उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, इसे क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बोला है। तो इसमें अगर आपने इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस जो किताब है बिपिन चंद्र की वो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वो किताब होगी, या फिर दूसरी जो जो 1947 के बाद की जो घटनाओं को कवर करती है ऐसी कोई किताब होगी। तो अगर वो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि इसका आंसर कैसे देना है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कि देखिए क्या क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेशन तो हुआ था, तो इसमें पूछा गया है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जो प्रशासनिक स्तर पे क्या समस्याएं थी और साथ साथ जो सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स थी इंटीग्रेशन में उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अलावा अगर और भी किसी तरह की पॉलिटिकल अगर इशू आए हों या लैंग्विस्टिक कोई इशू आए हो तो वो हमें अगली बार अगर जब हम लोग पढ़ें तो उसको हम लोग ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आंसर देना है इसका। डिफरेंशिएट द काउजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। इसका आंसर 150 वर्ड्स में देना है हमें। तो इसको पहले हम लोग लिंक करते हैं सिलेबस से। तो सिलेबस में हम लोग जाएंगे तो जो यहाँ पर हिमालयन लैंडस्लाइड्स की बात हो रही है हिमालय रीजन में और वेस्टर्न घाट्स में, तो लैंडस्लाइड्स जो है वो किस चीज़ में आ जाएगा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना है सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes। तो इसमें यहाँ पे आपको इस पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिलेबस से लिंक कर दिया इसको। अब हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, पूछा क्या है कि क्या काउज है जो हिमालयन रीजन और जो वेस्टर्न जो घाट में जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। दोनों जगह लैंडस्लाइड्स आते हैं। अब देखिए हमें अगली बार जब हम इसके बारे में तैयारी करें तो इसके बारे में हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो अरब सागर में जो साइक्लोन्स आते हैं और जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स आते हैं उसमें क्या अंतर आता है, उस पर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना है कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हुए आगे के क्वेश्चंस को जब हम लोग पढ़ाई करें तो उसको हम लोग गेस कर सकें। हम जब अपने टेक्स्ट को पढ़ रहे हों, अपने किताब को पढ़ रहे हों या फिर करेंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हों, तो साथ साथ हम लोग पिछला करेंट अफेयर जो हमारा हमने अभी तक रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए जिससे कि हम पढ़ते समय ही आगे के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकें कि ये इसमें मेन पॉइंट है। इस हिसाब से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज। डिस्कस। इसका हमें 150 वर्ड्स में आंसर देना है। तो देखिए यहाँ गोंडवाना लैंड के देशों में से होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत देता है।
तो इसको हम लोग जब सिलेबस में देखना चाहेंगे तो सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स लोकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इस पार्ट से हम लोग सिलेबस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि जो माइनिंग इंडस्ट्री इंडिया में वो गुणवाला के होने के बावजूद जीडीपी में बहुत कम योगदान देता है, तो इसको डिस्कस करना है। अब इसकी तैयारी कहाँ से हो सकती है? इसकी तैयारी मुझे लगता है कहीं एडिटोरियल में मिल जाए तो ठीक है, वहाँ से हो सकती है। नहीं तो फिर करंट अफेयर मैगजीन में, अगर करंट अफेयर में ऐसी कोई न्यूज़ आए माइनिंग को लेके, उसकी जीडीपी में योगदान को लेके, तो वहाँ सब कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसी बुक हो जहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया हो कि यहाँ का जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको अगर डिटेल में डिस्कस किया होगा, तो वहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो हम लोग आगे के लिए क्या सोच सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं कि देखिए माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा है तो और भी इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पावर इंडस्ट्री या फिर जो एमएसएमई सेक्टर है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें आगे भी तैयार रहना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। What are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples। जिसको 150 शब्द में हमें आंसर देना है। अब इसको हम लोग अगर सिलेबस से लिंक करें तो ये अर्बन लैंड से संबंधित है, तो हम लोग को ज़रूर यहाँ पर देखना होगा जो अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में लिखा हुआ है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो इस चीज़ से हम लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब हम लोग यहाँ पर कैसे इसका आंसर दे सकते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज करते हुए आगे क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि what are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use। तो इसी तरीके से आगे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में कहीं पे बुलेट ट्रेन की जैसी की बात है, वहाँ पे स्टेट्स जगह नहीं दे रहे थे, वहाँ पे कहीं पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा देती है वनों को काटने को लेके। जैसे दिल्ली में, मुंबई में कोई एरिया था जो बहुत न्यूज़ में रहा था। तो इसी तरीके से आरए फैक्ट्री कुछ ऐसे करके कुछ नाम था वहाँ पे, जहाँ पर वहाँ पर जो जंगल था उसको काट के वहाँ पे कुछ मेट्रो वगैरह का प्रोजेक्ट लाना था। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस में याचिका डाली गई थी कि इससे जो जंगल है जो बचे खुचे शहरों में वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने दिल्ली में भी सुना होगा कि पेड़ काटे जाते हैं ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। तो उसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस को हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट। 150 शब्द में आंसर करना है इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ज्वालामुखी विस्फोटों से संबंधित ये है क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग वही जो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना है सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, उससे इसको लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोटों की बात की गई है और उसके क्षेत्रीय पर्यावरण पर प्रभाव की बात की गई है, तो हमें अगली बार यहाँ पर ज्वालामुखी के स्थान पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था कि उसमें आप साइक्लोन को रख लीजिए, फिर आप अगली बार रेन को रख लीजिए, हीट वेव को रख लीजिए, या फिर आप हीट हो गया, रेन्स हो गए, फिर उसके बाद कहीं पर अकाल पड़ जाता है उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा ताकि हम आगे क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट? इलाबोरेट योर आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ से पूछा गया है। साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से भी इसको आप लिंक कर सकते हैं एक ओवरऑल फिगर में लेके, क्योंकि वहाँ पर इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी लिखा हुआ है।
अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इस इसको देखिए इलाबोरेट करने को बोल रहा है, ना डिस्कस है ना यहाँ पे एनालाइज है, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे इलाबोरेट को लिखा गया है कि इलाबोरेट योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसको आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी की जो किताब है उससे पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं, जो शुरू में ही होते हैं कि इसमें 3 तरफ से हम लोग समुद्र से घिरे हैं और चौथे तरफ से हम लोग हिमालय से घिरे हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं उनसे घिरे हुए हैं, और इसमें फिर तमाम जो फीचर होते हैं सब कंटेंट के उसको हमको मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से पढ़ें ताकि इस तरह के क्वेश्चंस हम आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की इस विशिष्टता की जांच कीजिए। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम्स। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको हम लोग जब लिंक करना चाहेंगे तो ये सोसाइटी से हम लोग आराम से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद जो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इससे भी इसको लिंक किया जा सकता है। साथ साथ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज से लिंक किया जा सकता है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज से इसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्राइबल नॉलेज की बात की जा रही है कि जब उसको मेन स्ट्रीम नॉलेज यानी हमारी नॉलेज और ट्राइबल नॉलेज को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या यूनिकनेस है वो इसमें पूछ रहा है। तो कल को इसमें जैसे कि हम लोग आयुर्वेद है और हमारी जो होम्योपैथी है, सिद्ध यूनानी है, तो इसमें डिफरेंसेस को भी पूछा जा सकता है कहीं, क्योंकि इनमें से कई हैं जो अभी भी जो ट्राइबल्स है उसको फॉलो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गीग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ गीग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब इसको रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको लिंक कर सकते हैं, साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब ये जो है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इससे कैसे लिंक कर सकते हैं, इस तरह से लिंक कर सकते हैं क्योंकि जो गीग इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइजेशन का ही एक इफेक्ट है। गीग इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत कैजुअल लोग मतलब कैजुअली काम करते हैं और उनकी जो परमानेंसी होती है किसी जॉब को लेकर वो नहीं होती, और वो जैसे कि आप गीग वर्कर्स में आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं, जैसे ओला उबर के ड्राइवर्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं कि वो परमानेंटली उसमें जॉब में नहीं है लेकिन उसमें पार्ट टाइम कर रहे हैं उसको, उनकी अकल के उसमें जॉब होने की उसमें कोई संभावना नहीं, उसको हम लोग गीग इकोनॉमी बोलते हैं। इसका साइज इंडिया में बढ़ता जा रहा है, इंडिया में नहीं बहुत सारे देशों में बढ़ता जा रहा है। तो एग्जामिन द रोल ऑफ गीग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में ये कैसे गीग इकोनॉमी रोल अदा कर रही है, तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ हो रही है घटना, जैसे कि अमेजन और जो फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, डिजिटल दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमें ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसका वीमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद जो हमारे ट्राइबल्स है उसके ऊपर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम लोग इस चीज़ से निकाल के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइटर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडरेट्स को लेके सवाल आया है और फ्रीडम मूवमेंट को सवाल आया है, तो हम लोग इसमें जब लिंक करना चाहेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी इशूज, इससे हो जाएगा। फिर जो द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, उससे इसको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉडरेट्स की बात हो रही है तो हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि मॉडरेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ इन्होंने क्या योगदान दिया, इनमें कौन कौन शामिल थे, ये सब हमें ध्यान में रखना होगा। तो अगली बार जो हम लोग तैयारी करेंगे तो मॉडरेट्स ही नहीं, एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में ऐसे ही सोचना है, रिवोल्यूशनरी के बारे में ऐसे ही सोचना है, उसके बाद सोशलिस्ट हैं उनके बारे में ऐसे ही सोचना है, जो दलित हैं उनके बारे में ऐसे ही सोचना है क्योंकि सबका एक रोल था, वुमेन के बारे में सोचना है। उसके बाद देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि सहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसी जो मैंने अभी सिलेबस आपको अभी अभी पढ़ के सुनाया उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बात ध्यान रखिएगा, इसको 250 शब्दों में इसका आंसर देना है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी तो पहले से ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, और
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें बोल रहे हैं कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है इन दोनों के बीच में उनको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब आंदोलन का समय खत्म हो जाता था तो महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यों को जोड़ देते थे। तो हमें ये चीज़ जानना है कि रचनात्मक कार्य क्यों कराए जाते थे और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल थी। इस तरीके से हमें ये चीज़ जानना है ताकि हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Evaluate the statements. तो हम लोग जानते हैं कि इस बीच में जो मुसोलिनी है और हिटलर है इन दोनों का उदय हुआ, वहाँ पर डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं थी। भले से हिटलर चुनाव लड़के आया लेकिन उसने जो अपने यहाँ जो पॉलिसी अपनाई वो बिल्कुल एक तरह से नई तरह की फासीवादी और नाजीवादी व्यवस्था थी। तो इसी पर हम बात हो रही है यहाँ पे कि क्या सच में ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को वहाँ पर सीरियस चैलेंज मिला। तो इस चीज़ के बारे में सवाल पूछा गया है। अब हम लोग जब इसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का सिलेबस में देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रिट्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effects on the society। इससे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग को आंसर जो देने में दिक्कत आएगी वो ये है कि हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि कैसे जो नाजीवाद है, फासीवाद है, वो डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम के विरुद्ध है। इसी तरीके से अगले आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो स्टालिन की व्यवस्था है या फिर लेनिन की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम के नज़दीक है या दूर है, ये पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस समय के देखते हुए। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी और जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप अभी सुन रहे हैं लेक्चर को, इसे बार बार सुने ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आसानी से बैठ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उसके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सुधारण वर्णन कीजिए। इसका 250 शब्दों में हमें उत्तर देना है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में और उनका जो लोकल वेदर कंडीशन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी में फिर से जाएंगे तो उसको आपको पहले जो मैंने सिलेबस पढ़ के बताया है उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए मेजर माउंटेन रेंजेस की क्या अलाइनमेंट है और वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोकल वेदर कंडीशन पे और एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे भी अभी मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा गया है, कल को रिवर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, कल को परसों कोई लेक के बारे में पूछ लिया जाए या फिर ओशन के बारे में पूछ लिया जाए, कोई सी के बारे में पूछ लिया जाए और उसके जो इम्पैक्ट होगा उसको देखना है और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक सी एंड ग्लेशियर्स ऑफ द Antarctic differently affect the weather patterns and human activities on the earth? Explain। तो कैसे इसको हम लोग डील करेंगे? हम लोग इसको डील करना चाहें तो इसको सबसे पहले जो हमारी जो सिलेबस मैंने बताया अभी उसी से हम लिंक कर सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं और साथ साथ जो जियोग्राफिकल फीचर्स एंड लोकेशन चेंजेस हैं उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए आर्कटिक में बर्फ़ पिघल रही है, अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसका जो वेदर पैटर्न है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमें ध्यान रखना होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि कोई मेजर इवेंट घटना हो रही हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं पे लेक सूख रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा आ रहा है, कहीं पे हीट वेव चल रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, कहीं वेदर पैटर्न के क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस सब को हमें नोटिस करना होगा। ये सब हम करंट अफेयर मटेरियल और जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। कई कई बार रिपोर्ट भी प्रदर्शित आती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए।
250 शब्दों में इसका आंसर देना है। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो मिनरल ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आप इससे लिंक कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड को से। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या इसका मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन है। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल है वर्ल्ड में, तो उसका क्या मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन है, वही प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो आगे से ना आप मिनरल ऑयल के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ गोल्ड है, कहीं पे कोल है, कहीं पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो कहीं पे कुछ भी है, कॉटन कहीं पे है, कहीं पर वीट है, कहीं पे आयरन के दिखता है, कहीं पे कॉपर है, तो कहीं पे यूरेनियम है, कहीं पे मोनाजाइट है, कहीं पे थोरियम है। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जा रही है, उसके चलते यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब कुछ हमें नोटिस करना चाहिए। और खास करके आपको ये चीज़ बार बार ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, दूसरा है कि वो डिस्कस करने को बोल रहा है या एनालाइज करने को बोल रहा है या फिर कमेंट करने को बोल रहा है, इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। 250 शब्द में फिर से आंसर देना है हमें। इसको हम लोग लिंक करें तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इससे इसको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब आईटी इंडस्ट्रीज जो मेजर मेजर सिटी में हमारे यहाँ डेवलप हुई हैं, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो उसके क्या सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस निकल के आ रहे हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है सोशो इकोनॉमिक पे। तो इस तरह से हमें ये चीज़ समझना होगा कि कोई भी चीज़ कहीं पे हो रही है मेजर रूप से, जैसे कि कहीं पर महानगर बनते जा रहे हैं, कहीं पर जो शहर है छोटे छोटे महानगर बन रहे हैं, और जो गांव है तहसील लेवल पे हैं वो शहर बनते जा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, सोशियो इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल अगर इम्पैक्ट है तो क्या है, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हमें ध्यान में रखना होगा, जैसा कि मैंने पिछले अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको फिर से बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। अब पॉपुलेशन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, इससे आप इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो सबसे पहले पॉपुलेशन एजुकेशन हमें पता होना चाहिए, उसके बाद उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन एजुकेशन हम अगर अपने मासेस को दें, उसको उसका क्या ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और साथ साथ उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटेल में इसका आंसर देना है 250 शब्दों में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये एडिटोरियल वगैरह में इन चीज़ों से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है तथा यह भारतीय समाज को कभी कैसे प्रभावित कर रही है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी,